So let's begin our new topic. Before that, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। तो कल आपको मैंने कहा था लास्ट टॉपिक में मॉरल सुएशन। क्या जानते हैं आप मॉरल सुएशन के बारे में? बताइए। जो टॉपिक कल हमने डिस्कस किया मॉरल सुएशन, नैतिक दबाव इसे इकोनॉमिक्स में कहते हैं। नैतिक दबाव, इसका मीनिंग क्या है? बिल्कुल बिल्कुल सही। आरबीआई आप जानते हैं कि रेपो रेट कम क्यों करती है? ताकि लोन सस्ता हो जाए। और इसका लार्जर ऑब्जेक्टिव क्या है कि मार्केट में जो मंदी है वो कम हो जाए या खत्म हो जाए। मार्केट में मंदी होने का कारण होता है लो डिमांड। और डिमांड लो क्यों है? पैसा नहीं है जेब में। यदि रेपो रेट कम कर दिए जाएं तो मींस कॉमर्शियल बैंकों को सस्ता मिलेगा लोन। तो अगर उनको ये बेनिफिट मिल रहा है, यदि उनको कोई चीज सस्ती मिल रही है तो उनका ये फर्ज नहीं बनता कि वो भी सस्ता आगे दे। परंतु रेपो रेट कम करने के बावजूद अगर आगे बैंक जो वो लोन देते हैं लोगों को उसका इंटरेस्ट कम नहीं करते हैं तो नेचुरली जो आरबीआई ने प्लान किया वो प्लान सक्सेसफुल नहीं हो पाया। तो इस सिचुएशन में क्या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उन पर कोई एक्शन ले सकता है कि तुमने ऐसा क्यों नहीं करा? कोई कानून है क्या? तो उत्तर है कोई कानून नहीं है। राइट। तो नैतिक दबाव रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनाता है। मैंने दंडित करने का कोई प्रोविजन नहीं है, प्रावधान नहीं है। तो ये दंडित कैसे, सॉरी दंडित तो नहीं कर सकता ना ये, पर ये प्रेशर कैसे डालता है? दो तरीकों से। एक, किसी न्यूज या टीवी डिबेट में पहुंच जाइए। वैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गवर्नर डिबेट नहीं करता। ऐसे किसी टीवी प्रोग्राम में कि कोई कॉन्फ्रेंस चल रही इकोनॉमिक्स के ऊपर, वहां पहुंच जाएंगे और वहां टिप्पणी कर देंगे कि बैंक्स आर नॉट डूइंग वेल, क्योंकि हम जो करना चाह रहे थे वो हम नहीं कर पा रहे बिकॉज ऑफ, तो इनको इनकी हरकत अच्छी नहीं लगी है। ये सुनते ही बैंक पर प्रेशर पड़ता है कि भविष्य में हमने तो काम इसी से करवाना है आरबीआई से, तो उसके साथ हमारी अगर अच्छी रेपो होगी तो ठीक रहेगा हमारे लिए। एंड दैट इज लाइक मॉरल प्रेशर बनता है कि देखो उन्होंने कह दिया तो अब करना पड़ेगा। एंड दैट्स हाउ बैंक अपने इंटरेस्ट रेट्स को कम करते हैं। और जैसे बैंक ने इंटरेस्ट रेट कम किए तो बैंक का मुनाफा भी कम हो जाता है। बैंकों को कई बार कुछ लोग चूना लगा के निकल चुके होते हैं, जैसे विजय माल्या, नीरव मोदी। ये नुकसान को कई बार बैंक पूरा करने के लिए रिजर्व बैंक की रेपो रेट कम होने के बावजूद इंटरेस्ट रेट कम नहीं करता ताकि उसका जो घाटा था उसे वो पूरा कर ले। परंतु रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की हेडेक नहीं कि आपका अगर लोन वापस नहीं आया है तो इट इज योर हेडेक, आपने रिकवर क्यों नहीं किया, आपने प्रॉपर तरीके से क्यों लोन नहीं दिया, आपने एनालिसिस क्यों नहीं किया लोन देने से पहले। राइट और नॉट? तो जीडीपी को संभालना या देश को संभालना आरबीआई की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पैसे को संभालना बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर बैंक में फ्रॉड हुआ है तो बैंक की अपनी हेडेक है कि नहीं है? उसने मिसमैनेज किया। कैसे विजय माल्या को पैसा मिल गया इतना सारा जब किसी कंपनी नुकसान में जा रही थी? कैसे मिल गया पैसा इतना सारा? तो समटाइम्स बिकॉज ऑफ पॉलिटिशियन प्रेशर डालते हैं इन बैंकों पर और फिर बैंक लोन सैंक्शन कर देते हैं, जिस कारण से फिर लोन फ्रॉड में जाते हैं। एक आम आदमी जो है अगर वो लोन लेता है बैंक से 2 लाख का, 3 लाख का, 4 लाख का, तो अगर वापस ना करे तो बैंक वाले पहुंच जाते हैं पुलिस को लेकर, बदनाम करते हैं 16 बंदे को, उसके ऊपर से नीलामी करते हैं उसकी प्रॉपर्टीज की। जो भी उसकी प्रॉपर्टीज है, जमीन है, घर है, बीवी है, सबकी नीलामी करते हैं उसके बाद। राइट। और अपना पैसा रिकवर करते हैं। परंतु इस सिचुएशन में एक आम आदमी पर दबाव तो आप डाल सकते हैं, पर जो बड़े बड़े शार्क्स हैं, फॉर एग्जाम्पल विजय माल्या, वो इतना पैसा लेकर कहाँ निकल गए हैं? ये बात भी सही नहीं है कि पैसा लेके निकला है, उसने पैसा यहां लगाया। अब कितना लगाया कोई नहीं जानता। उसने कंपनी खड़ी की, कंपनी में पैसा लगा दिया, कंपनी ठप हो गई, उसका
नुकसान हुआ, परंतु जो पैसा बैंक से लिया था तो बैंक का भी नुकसान हुआ। अगर मैं बैंक से पैसा लेकर कंपनी स्टार्ट करता हूँ और कंपनी फेल हो जाती है, तो मेरा तो इसमें नुकसान तो है ही है, क्या बैंक का नुकसान नहीं हुआ? तो उसका नुकसान भी हुआ। इसलिए नुकसान बैंक का हुआ तो बैंक अपने नुकसान को रिकवर करना चाहेगा। तो उस सिचुएशन में वो कैसे करे? बंदा ही जब यहाँ नहीं है, भाग चुका है यहाँ से तो। एंड दैट इज हाउ बैंक को काफी नुकसान पहुंचा बीते कुछ 15-20 सालों के अंदर। बहुत नुकसान पहुंचा बैंक को, जब ऐसे कॉर्पोरेट हाउसेस के बड़े-बड़े लोग, बड़ी-बड़ी हस्तियां ने फ्रॉड करना चालू कर दिए, राइट? तो दैट इज व्हाई इस सिचुएशन में बैंक चाहेगा कि रेपो रेट कम होने के बावजूद वो अपने इंटरेस्ट रेट कम ना करे, ताकि जो एक्स्ट्रा पैसा उसको मिल रहा है उसे वो अपने लॉस के अंदर मैनेज कर ले, कि जो उसको लॉस हुआ उस लॉस को रिकवर कर ले। परंतु फिर आरबीआई का ऑब्जेक्टिव जो मंदी दूर करना था वो नहीं हो पाया, इसलिए वो दबाव बनाता है इस तरीके से। यह रिपोर्ट पब्लिश करता है, आरबीआई की रिपोर्ट्स आती रहती हैं कि इस तिमाही में इकोनॉमी क्या कर रही है, और उनको वो बैंकों पे ब्लेम करते हैं, तो बैंक को थोड़ा सा झटका लगता है, नहीं हम पर उंगली उठाई जा रही है, तो भविष्य में हमारी जो रिपोर्ट अगर अच्छी नहीं हुई तो हम पर कोई दिक्कत आ सकती है। देखो, जब आपको काम आरबीआई से लेना है ना, जैसे मान लो है टीचर है और प्रिंसिपल है, अगर टीचर प्रिंसिपल से कुछ अकड़ से रहेगा तो नेचुरली नुकसान किसको है? टीचर को है, उसकी छुट्टी सैंक्शन नहीं करेगा वो, और बताइए। और ड्यूटी लगाया इलेक्शन के टाइम पे जोत में और पहाड़ों में, और इधर लगाया, घुमाएगा उसे यहाँ से वहां, बात है कि नहीं है? और भी प्रिंसिपल कई तरीके से दंडित कर सकते हैं टीचर को, ट्रू कि नहीं है? प्रिंसिपल टीचर को अच्छा काम ना करने पर जॉब से निकाल तो नहीं सकता है, मगर उसके पास और भी तरीके होते हैं उन पर दबाव बनाने के, ठीक है नहीं है? तो इस तरह से आरबीआई उन पर दबाव बना सकता है। अब सवाल है कि अगर मॉरल या नैतिक दबाव बनाने के बाद भी अगर ऐसा बैंक कोई अड़ जाए कि नहीं करेंगे, लो जो करना है, राइट? हो सकता है कई बार बैंक नहीं करेगा, आपने ऐसा बोल दिया, नैतिक दबाव डाला, बैंक पे असर नहीं हो रहा है, तो क्या उसके बाद आरबीआई के पास कोई ऑप्शन नहीं है इकोनॉमी को बैक ऑन ट्रैक लाने के लिए? तो हाँ है। जब लातों की भूत बातों से नहीं मानते, तो आरबीआई के पास अपनी एक्सेप्शनल पावर्स हैं उन पर कार्रवाई करने की, पर नॉर्मली वो नैतिक दबाव ही बनाते हैं बैंकों के ऊपर। तो आरबीआई के पास पावर, जब कोई बैंक होता है लातों के भूत, जब लातों के जो भूत होते हैं बातों से नहीं मानते हैं, तो उस सिचुएशन में क्या होगा? बातों से नहीं मानते, आप कोई बीच में लेक्चर देखेगा, बोलेगा अरे ये क्या हो रहा है भाई, मॉरल सिचुएशन लातों के भूत बातों से नहीं मानते, तो क्या कर सकते हैं? तो इस सिचुएशन में आरबीआई के पास कुछ पावर है, आरबीआई के पास कुछ पावर है, जिन पावर का यूज करके आरबीआई बैंकों पर सख्त कार्रवाई कर सकता है, सख्त कार्रवाई, कानूनन कार्रवाई कर सकता है। वो कानून कौन कौन से हैं? पहला है आरबीआई एक्ट। अब आपने रट लेने हैं, कई बार एग्जाम में आता है कि आरबीआई एक्ट किस साल में आया था? 1934 के अंदर, और उसी कानून के तहत आरबीआई को बनाया गया था, और आरबीआई ने काम करना चालू किया था 1 अप्रैल 1935 से। परंतु किस कानून ने उसको बनाया? आरबीआई एक्ट ने, जिस एक्ट से उसके पास काफी पावर्स हैं, इस कानून से उसके पास काफी पावर्स हैं। एक तो ये हो गया। दूसरा है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। ये एक्ट का आप बिल्कुल रट्टा लगा लोगे, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। इसके तहत बैंकों को कंट्रोल करना, बैंकों पे कार्रवाई करने की पावर आरबीआई के पास है, वो बैंकों पर कार्रवाई कर सकता है। तीसरा है जी फेमा, FEMA, फेमा। ये 1999 में आया। अगेन कंप्लीट आप इसे मेमोराइज करेंगे। व्हाट इज फेमा? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। व्हाट इज फॉरेन एक्सचेंज? विदेशी मुद्रा, राइट? तो फेमा का फुल फॉर्म है फॉरेन एक्सचेंज
फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट क्या हो गया, फेम हो गया। अर्थात इस कानून के तहत आरबीआई विदेशी मुद्रा को मैनेज करता है, फॉरेन करेंसी को मैनेज करता है। तो आरबीआई के पास फॉरेन करेंसी को मैनेज करने की पावर है। मान लो आपके पापा हैं जो दुबई में काम करते हैं या यूएस में काम करते हैं, तो वहां वो पैसा कमाएंगे उस मुद्रा में, वहां की लोकल मुद्रा में, डोमेस्टिक करेंसी वहां की। और जब पैसा इंडिया भेजेंगे तो वो जो फॉरेन करेंसी है वो इंडियन करेंसी में कौन चेंज करेगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज को मैनेज करने की पावर किसके पास है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास। चौथा है पावर इसके पास प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। सो व्हाट इज दिस प्रोविजन, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग? पहले ये बताओ आपकी व्हाट इज मनी लॉन्ड्रिंग? प्रिवेंट करना मींस रोकना उसे, वो तो आसान है समझना, मगर ये मनी लॉन्ड्रिंग चीज क्या होती है? व्हाट इज मनी लॉन्ड्रिंग? ब्लैक मनी को व्हाइट करना इज कॉल्ड मनी लॉन्ड्रिंग। सो ब्लैक मनी को व्हाइट करना, मैंने कई बार कहा कि मुझे इस सब शब्द से दिक्कत है, क्योंकि ब्लैक मतलब रॉन्ग, बुरा, बुरा पैसा, और व्हाइट मीन्स अच्छा पैसा, गुड मनी। रेसिज्म इसके अंदर, क्योंकि अंग्रेजों ने, सच में अंग्रेजों ने, जब ये व्हाइट मैन अफ्रीका आए, एशिया आए, तो उन्होंने ब्लैक लोगों को कहा कि तुम्हारी कोई हिस्ट्री नहीं थी, तुम बिल्कुल जानवर थे, तुम पत्ते लगाकर घूमते थे, तुम मछली खाते थे, उड़ उड़ कर, तैर तैर कर रहते थे, सच में। तो तुम्हारी कोई सिविलाइजेशन ही नहीं है, तुम्हारा कोई, देखो किसी भी आदमी को अगर आपने नीचे रखना है ना दबाकर, तो उसे ये बताओ कि तेरा जो पास्ट है बहुत, बंदा खत्म। सही में कह रहा हूं मैं, इसे आप कहीं भी रिलेट कर सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति को उसके पास्ट के बारे में लगातार क्रिटिसाइज किया जाए, उसका भविष्य अच्छा हो ही नहीं सकता है। तो बेस्ट लोग वो होते हैं आपके जीवन में, हमारे जीवन में, जो हमें कहते हैं कि जो तुमने पीछे अचीव किया है, जो तुमने, तुम्हारा पास्ट है, लेट इट बी, नाउ फोकस ऑन द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर, तो आपकी ग्रोथ होती है। और एक आदमी अगर अपने पास्ट को लेके अगर सेटिस्फाई नहीं है ना, या फिर वो दुखी है या उसे घटिया मानता है, देन आगे ग्रो नहीं कर सकता है। एंड दैट इज वाई दोज वेरी पीपल हु आर सीरियसली इन्वॉल्व इन टू क्रिटिसाइजिंग देयर पास्ट कभी तरक्की नहीं कर सकते हैं, राइट? तो मैं कुछ टाइम पहले एक कोई पता नहीं टीचर डे था क्या था, यहीं पे ही, तो एक बच्चे ने कहा कि मैंने ऐसे पूछ लिया भी, चलो बताओ बारी बारी से कि आप एग्जाम की तैयारी क्यों कर रहे हैं, आपको गवर्नमेंट जॉब क्यों चाहिए? तो उसने कहा इंतकाम लेना है, राइट, गवर्नमेंट जॉब लेकर बदला लेना है। तो मैंने कहा कैसा इंतकाम, कैसा बदला? आई बिकेम इनोसेंट आफ्टर नोइंग ऑल दीज थिंग्स। तो कैसा बदला, मैंने कहा। तो कहता है एक कहानी है सर। मैंने कहा बताना मत, बस इतना ही काफी है। तो कहता है कि मुझे सर वो फिल्म का सीन याद आ रहा है कि ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम लेती है, जिसमें ये जो शादी में जरूर आना, और उसमें दिस एक्टर राजकुमार राव जो है वो आईएएस बन के आता है। उसने पीसेस निकाला तो आईएएस बन के, हीरोइन को खाली सप्रेस ही करना है ना, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री ऐसी ही है कि हीरोइन ने एचएस किया तो आईएएस बन के हीरो आ रहा है वापस, नहीं तो छोटा नहीं हो जाएगा वो, राइट? तो उसे बड़ा ये दिखाना है, एक तरह से सिंपथी आए हीरो के साथ। दैट इज वाई हीरोइन के कैरेक्टर स्ट्रांग नहीं है इंडिया में। अगर दिखाएंगे हीरोइन को स्ट्रांग, तो इस देश का जो ये मैन पावर है ना, मैन पावर, वो वीक पड़ जाएगा। वो बोलेगा यार यार बाप रे बाप, है कि नहीं? अगर इंडियन फिल्म इंडस्ट्रीज में अगर विमेन के रोल को स्ट्रांग दिखाया जाएगा, लोगों को वो फिल्म पसंद नहीं आएगी। वो हमेशा चाहते हैं कि बदला जब ले तो हीरो ले बदला, राइट? नीचा दिखाए, तो उसने फिल्म में उसको नीचा दिखाया और सब खुश हो गए, देखो यार, राइट? और ऐसा ऑपोजिट होता तो मैंने उसको समझाया कि भाई ऐसा ऐसा नहीं है कि आप बदला लो, कुछ करो, क्योंकि जो आदमी बदले की फिराक में रहता है कभी ग्रोथ नहीं कर सकता है। जिसे किसी पर्सन से बदला लेना है ना, विच मीन्स वो अपने पास्ट में उनको क्रिटिसाइज करता रहा होगा हमेशा।
तो यही नियम है, अंग्रेजों ने हमें यही तो करवाया काफी साल तक। तो आप हिस्ट्री पढ़ेंगे, उसमें क्या बोल रहे हैं अंग्रेज कि तुम्हारा पास बिल्कुल रद्दी था, बेकार था, तुम लोग पत्ते बांध के घूमते थे, कुछ नहीं तुम्हारे पास था, तुम्हारा कोई सिविलाइजेशन नहीं था, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं था तुम लोग, हमने आपको सिखाया खाना कैसे खाते हैं। तो लोग मान गए कि शायद ऐसा ही हो। जबकि अगर हिस्ट्री में जाएंगे आप तो बुद्धिज्म एंड जैनिज्म यहाँ जन्म लिया, स्कॉलर्स लोग यहाँ पैदा हुए, स्कॉलर्स, ग्रेट स्कॉलर्स। इवन वन ऑफ द फर्स्ट सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता इसी धरती पर जो है हुई। और उस समय पे अंग्रेज कुछ नहीं था, सुमेरियन सिविलाइजेशन थी, इजिप्ट थी और चाइनीज सिविलाइजेशन थी। ऐसी सिविलाइजेशन थी 5-6 सिर्फ दुनिया में। अंग्रेजों का नामो निशान नहीं रखा कर रहे थे, वो पत्ते बांध के वो घूम रहे थे यूरोप के अंदर, राइट। और हमें कह रहे हैं कि हम पत्ते डालकर घूमते थे। तो इससे ये साफ होता है कि बस किसी को ये बोलो मत कि तुम्हारा पास्ट बहुत अच्छा था, ये बोलो कि बहुत घटिया था, ग्रोथ नहीं कर पाएगा। एंड दैट इज वाई जब अंग्रेज यहाँ आए, इंडियन जीडीपी वाज दी अराउंड अप्रोक्सीमेटली 26% ऑफ वर्ल्ड जीडीपी। यहां से गए तो 2% रह गई। उन्होंने हमें मॉरली क्या कर दिया, वीक कर दिया कि तुम्हारा पास्ट सही नहीं था, तुम्हारा पास्ट सही नहीं था। इसलिए किसी भी बच्चे को कहें कि तुमने यार 10th तक तुमने कुछ खास अचीव नहीं किया, तू क्या उखाड़ लेगा वे, आगे जाकर बोलते हैं कई लोग ऐसा कि तू फलने स्कूल से पढ़ के आया है और तेरे बस की बात नहीं है, वहां उस शहर इतने बच्चे स्कूल से पढ़ के आते हैं तो कुछ नहीं कर पाएगा। बस वहीं से स्ट्रगल खत्म, उसका वहीं से बंदा खत्म कर दिया आपने, उसके पास्ट को बुरा बताकर। दैट इज वाई बहुत कम लोग मिलते हैं आपके जीवन में जो आपको ये बोलते हैं कि वो छोड़ो से, आज पे फोकस करो, इट इज पॉसिबल। आप 6 महीने में सारा नक्शा बदल सकते हैं, इट इज पॉसिबल 6 महीने, 8 महीने, साल के अंदर सब बदल सकते हैं 6 महीने, 8 महीने के अंदर। क्योंकि अब आफ्टर ग्रेजुएशन हमारा माइंड इतना स्ट्रांग हो चुका होता है कि अगर हम चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। वो 10वीं 8वीं का माइंड नहीं जहां आप डिस्ट्रैक्शन में थे, घर से आना, स्कूल जाना, क्रिकेट खेलने भाग जाना, राइट, नदी नालों में नहाने निकल जाना, राइट। वो जीवन अलग था, तब हम इनसिंसियर थे। पर आज हम सिंसियर हैं चीजों को लेकर, हम जानते हैं कि हमारा भविष्य किसमें है। तब हमें मालूम नहीं था कि हमें क्या करना है। तो तब की पढ़ाई को आज से कंपेयर मत करो, और तब के इंसान को आज से कंपेयर मत करो। आज वो आदमी बड़ा सीरियस है, उसे मालूम है कि मैं जॉब क्यों करना चाहता हूँ, मुझे जॉब क्यों चाहिए, और क्या इसका तरीका है पाने का, और कितने दिन मुझे पढ़ाई करनी है, कितने घंटे पढ़ाई करनी है। जब सब पता है तो रोक कौन रहा है उसको, डीप जो भी है। तो अंग्रेजों ने हमें ये बता दिया कि व्हाइट इज ऑलवेज राइट। जो सफेद लोग के सफेद चमड़ी है ना, हमेशा क्या होती है, सही होती है, और जो काली चमड़ी वाले लोग हमेशा गलत होंगे, राइट। ये बता दिए, कन्विंस कर दिया। और इसका हैंगओवर आज तक हिंदुस्तान के ऊपर है, आज तक है हिंदुस्तान के ऊपर। मैंने जिसकी स्किन थोड़ी सी ब्लैक है या सांवले हैं, कुछ हैं ऐसे इस तरह से, तो आज उनको थोड़ा सा कैसे देते हैं, लुक अपॉन करते हैं। कि आप इंडियन मैट्रिमोनियल पढ़िए, जो शादियों के लिए नहीं आते हैं मैट्रिमोनियल, तो मैं बड़े अच्छे से पढ़ता हूँ उनको। वो रियल हिंदुस्तान उधर छिपा है फोन नंबरों के बीच में, रियल इंडिया। उसमें लिखा होता है कि नीड ब्राइड, और सब में लिखा है फेयर कॉम्प्लेक्शन, माने चमड़ी सफेद होनी चाहिए। सब में यही लिखा है, सब में यही। एजुकेशन नो प्रॉब्लम, नो बार। मैंने इस देश का जो, देखो मैट्रिमोनियल कौन देगा, जिसके पास पैसा है ना। नहीं तो नॉर्मल मिडिल क्लास को शादी कैसे करवाते हैं, कैसे करवाते हैं शादी, अखबार में देकर। ये घोटाला किनका है, रिश्तेदारों का। वही सारा ये स्कैम करते हैं, राइट। मगर चूंकि शहर में रह रहा आदमी को पता नहीं मेरे पड़ोसी कौन क्या कर रहा है, पता ही नहीं होता है कि बगल में कौन है आदमी, वो कहाँ ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, मुस्लिम है, कोई पता नहीं है। बाहर बाहर तो अपने घर से आप मतलब रखते हैं। एंड दैट इज वाई कनेक्शन काफी अच्छे नहीं होते लोगों के बीच में। तो फिर मैट्रिमोनियल कॉलम पे छपा के वो ऐड डाल देते हैं शादी के लिए, और वहां पे पढ़ेंगे तो सब जगह पे क्या रिक्वायरमेंट है, फेयर कॉम्प्लेक्शन। और कहीं अगर और रिक्वायरमेंट है तो फिर जाति की है, खतरी होनी चाहिए, राजपूत होनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। हाँ, राजपूत का अलग होता है। हाँ, कॉलम अलग बनाए होते हैं ना उसमें, ताकि जिसको जो चाहिए वो वहां जाके सीधे ढूंढ ले, राइट। तो ऐसा होता है। तो मतलब इतनी बढ़िया तरीके से ऐड दी जाती हैं ताकि जो है क्लियर कट हो जाए कि जो इस कैटेगरी में फॉल करेंगे उनको ही अलाउड है यहाँ इस नंबर पे फोन करना। उनकी शादियां इस तरीके से ही होती हैं, है कि नहीं है। हाँ हाँ, फिर आईआईटी और ये भी होते हैं, आईआईटी नीट क्वालिफाई ये फलना। या एनआरआई का अलग कॉलम होता है, एनआरआई वेल सेटल एनआरआई 45 ईयर ओल्ड वांट ब्राइड। साले देखो पीटेंगे वहीं पे,
राइट। तो कई लोग, सच में कह रहा हूं, कई लोग ऐसे, एनआरआई कॉलम अलग ही होता है, थर्ड डिवोर्सी, एनआरआई, मनी नो प्रॉब्लम, इसे लिखा होता नीचे, राइट। बिजनेस, केमिकल बिजनेस, ये बिजनेस और ये बिजनेस और ये, और नीचे फिर कॉम्प्लेक्शन ब्राइट, एज मस्ट नॉट बी मोर देन 25, ऐसे लिखा होता है, राइट। और फिर कॉम्प्लेक्शन इज द क्राइटेरिया इंडिया के अंदर। तो क्या ये अभी से हुआ हमारे साथ? ये बहुत पहले से है, बहुत पहले से ऐसा है। अंग्रेजों ने हमें ऐसे दिखाया कि जो व्हाइट है ऑलवेज क्या होता है, राइट। एंड दैट इज व्हाई ब्लैक मनी, मनी लॉन्ड्रिंग मींस ब्लैक मनी को व्हाइट करना। ब्लैक मनी को व्हाइट करना, जो ब्लैक है वो मींस बैड मनी है, और व्हाइट जो है वो गुड मनी है। अवैध पैसा और वैध पैसा, जब भी लोग ब्लैक मनी को व्हाइट में कन्वर्ट करते हैं तो उन्हें किन कानून के तहत दंडित किया जाता है? प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। और दंडित करने का पावर किसके पास है? आरबीआई के पास। तो जब भी आप ब्लैक मनी को व्हाइट करेंगे, आप पर कार्रवाई की जाएगी इस कानून के तहत, सही ना? नाउ फिफ्थ हम बात करें तो पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट, पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007। ये है आरबीआई से जुड़े कुछ कानून, जिनके तहत आरबीआई चाहे तो कानूनी कार्रवाई कर सकता है, इसके वो ये पावर दे रखी है इन कानून के तहत। एक्ट मींस कानून, 2007 एक्ट। तो पेमेंट और सेटलमेंट, जब भी पेमेंट कहीं होनी है, पेमेंट सेटल नहीं हुई, जैसे मान लो आपको कहीं से ट्रांसफर होता है पैसा 10,000 रुपए, पर आपके खाते में पहुंचा नहीं, पैसा उसने कर दिया ट्रांसफर, उनके खाते से कट गया पर आपके पास नहीं आया, तो ये बीच में पैसा कहीं अटका है क्या? कोई पानी की पाइप तो नहीं है कि बीच में कहीं किसी ने काट दी है, राइट? तो बीच में कहाँ पैसा अटक गया है? ये अटका नहीं है, ये बैंकिंग की तरफ से मिसमैनेजमेंट है कि फंड वहां से ट्रांसफर कट गए, परंतु आपने वहां तक वेरीफाई नहीं करा कि पैसे वहां पहुंचे कि नहीं पहुंचे। वैसे कि नहीं, तो नेटवर्क में उनके प्रॉब्लम है, उनके नेटवर्क में, आप में और हमें प्रॉब्लम नहीं है। एंड दैट इज स्थिति के अंदर आरबीआई जो है उन पर एक्शन लेता है। और आप कंप्लेन करें तो कई बार हमारे पैसे, हम एटीएम में कार्ड स्वाइप करते हैं और पैसा नहीं निकलता, बैलेंस कट जाता है। कई बार हम पैसा ट्रांसफर कहीं करते हैं ऑनलाइन किसी शॉपिंग ऐप के ऊपर और पैसा कट जाता है, राइट, पर ट्रांसफर पैसे नहीं हुए। इस स्थिति में वो लोग, बैंक वाले कई बार 20-20 दिन लेते हैं पैसा वापस करने में, या 10 दिन लेते हैं पैसा वापस करने में। तो अब बैंक वाले हमारा पैसा अगर अपने पास रखे हैं 10 दिन, ऐसे हम जैसे कई लोग होंगे जिनका पैसा अटका है। तो अगर ये पैसा मान लो अगर 10 करोड़ भी है, तो बैंक, आप जानते हैं, 1 दिन के लिए भी कर्जा देता है, मालूम आपको? बैंक कई बार लोन 1 डे के लिए भी देता है। तो बैंक उस पैसे को उनको थमा देता है, उन लोगों को, और वहां से पैसा कमाना चालू कर देता है, जिस कारण से कई दिनों तक पैसा अपना अपने पास रखते हैं। इवन कई ऐप्स है, अमेज़न है या ये पेटीएम है, कुछ है, यहाँ भी हो जाए तब भी ये लोग पैसा देरी से रिलीज करते हैं और कहते हैं भी 24 घंटे में या 72 घंटे में या 1 हफ्ते के भीतर पैसा आपके खाते में पहुंच जाएगा। परंतु अगर पैसा लेट कर रहे हैं, उनके पास हमारा पैसा है, तो दे शुड रिटर्न आवर मनी विद इंटरेस्ट। अगर आप कंप्लेन करते हैं तो विद इंटरेस्ट पैसा वापस आएगा, अन्यथा फिर आप बोलते हैं कि चलो पैसा तो आ गया, यही सी बात है, पैसा कहीं गया नहीं। तो व्हाट टू से अबाउट दिस? चलिए आगे बढ़ते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं व्हाट इज क्लॉ बैक। क्लॉ बैक क्या होता है? बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है। क्लॉ मीन्स पंजा। आरबीआई पंजा मारेगा सिंघम वाला। लेट्स सी, CLAW, क्लॉ बैक। सपोज कर लीजिए बैंक का कोई बड़ा अफसर घोटाला कर दे, फिर बैंक का कोई बड़ा अफसर घोटाला कर दे, तो बैंक के ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उसे नौकरी से हटा देंगे, निकाल देंगे। पर क्या निकालने से बात बन जाएगी? इतना सारा घोटाला किया, पैसा उसने यहां से वहां किया, तो उसके पैसे की रिकवरी होनी चाहिए ना। तो उस स्थिति में आरबीआई जो उसे सैलरी दी गई है, उस सीईओ को या अफसर को, उसकी पुरानी सैलरी सारी उससे ले लेगा। बैंक में कहते हैं नौकरी करना आसान है, 10 जाएंगे, शाम को 5 वापस आ जाएंगे। पर बैंकिंग सिस्टम में एक प्रावधान है, अगर आपने कुछ फ्रॉड किया तो जितनी सैलरी आप दी गई है
लास्ट कुछ समय के अंदर वो सैलरी आपकी काटी जा सकती है, आपसे वापस लिया पैसा जा सकता है, आपसे पैसे की रिकवरी की जाएगी। नॉर्मल किसी भी सिचुएशन के अंदर से मान लो आपके पापा तहसीलदार हैं या कहीं कुछ भी क्लर्क हैं और अगर वो कुछ स्कैम कर देते हैं तो उन पर कानूनी कार्रवाई होगी। उन्होंने जो सैलरी अब तक ले रखी है वो पैसा उनसे मांगा वापस नहीं जाएगा। ये नहीं कि आपके पापा जेल में हैं और आपसे कहा जा रहा है पैसे लौटाओ, अभी पैसे लौटाओ, जो सैलरी क्या आए हैं, तो वो आपसे नहीं मांगे जाते हैं। बैंकिंग इकलौती सर्विसेज ऐसी है जहां पर स्कैम करने पर उनकी पुरानी सैलरी उनसे अब साल की या 2 साल के 3 साल की मांगा जाता है पैसा, कि पैसा वापस करो। तो ये बैंकिंग का थोड़ा सा एक टफ नियम भी है, क्योंकि अगर आपने फ्रॉड किया तो आप फ्रॉड जनता के पैसे का कर रहे हैं और जनता का पैसा अगर आपके पास है तो यू शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। स्कैम नहीं होनी चाहिए वहां पर। आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या है तो आपको बता दूं, शिखा शर्मा नाम की एक बैंक की सीईओ रही कुछ समय पहले। शिखा शर्मा नाम की बैंक की सीईओ रही, कोई एक बैंक था उसकी सीईओ रही कुछ टाइम पहले, शिखा शर्मा। अब उसके जो हस्बैंड थे, वो किसी एक प्राइवेट कंपनी में बड़े पद पे थे। ये सीईओ किसी बैंक की और ये लगभग सीईओ किसी एक प्राइवेट कंपनी का, अब ये प्राइवेट कंपनी डूब रही थी, ये कंपनी लगातार डूब रही थी। कंपनी का नाम है वीडियोकॉन। नाम ले लेते हैं, चलिए, क्या उखाड़ लेंगे, राइट। हमारी औकात क्या है, कुछ उखाड़े तो सही, तब कुछ औकात बनेगी, सही नहीं है। तो प्राइवेट कंपनी वीडियोकॉन, और वीडियोकॉन का एक समय का नाम था, वीडियोकॉन के टीवी देखे आपने, ब्लैक एंड व्हाइट वाले, क्या चलते थे बढ़िया तरीके से। और वीडियोकॉन के रेफ्रिजरेटर, वीडियोकॉन के वॉशिंग मशीन क्या फर्स्ट क्लास आती थी। आज वीडियोकॉन कहाँ है। वीडियोकॉन के फोन भी आए थे एक टाइम पर। आप किसी ने यूज किया वीडियोकॉन का फोन? नहीं यूज किया, मैंने लिया था स्वदेशी, तब मेरे सर पे सवार था। स्वदेश भारत इंडिया से मैं जुड़ा हुआ था कॉलेज के टाइम पर। तो मेरे पास फोन जो थे वो इंडियन होते थे, माइक्रोमैक्स और वीडियोकॉन। तो माइक्रोमैक्स ठीक नहीं लगा तो मैंने वीडियोकॉन लिया, और गंदा फोन वीडियोकॉन का, पर तब चूंकि ये था ना कि स्वदेशी देश का अपना फोन है तो ले लेते हैं इसे, उसे मैंने ले लिया। तो फिर देखा मैंने कि जो एक वीडियोकॉन कंपनी है उसके नए फोन आ ही नहीं रहे हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता कंपनी जो है ठप हो गई। तो ये कंपनी बंद हो रही थी, ये मालूम सबको चल रहा था। कंपनी की मार्केट वैल्यू लगातार गिर रही थी, कई मैगजीन्स में, न्यूज़पेपर में रिपोर्ट आ रही थी, इस कंपनी का इस महीने घाटा ये हो गया, अगले महीने घाटा ये हो गया। कंपनी अपने एम्प्लॉय को जॉब से निकाल रही है, नुकसान ही नुकसान हो रहा है। उस स्थिति में ये शिखा शर्मा जो है इस कंपनी के सीईओ को जो है वो लोन सैंक्शन कर देती है, लगभग 5,000 करोड़ रुपए का इस कंपनी को। रीजन कि उस कंपनी का सीईओ कौन था, उनके हस्बैंड थे। तो लोन सैंक्शन कर दिया, ये जानने के बावजूद कि कंपनी घाटे में है, कंपनी बर्बाद हो रही है, फिर भी पैसा। डूबते जहाज पर छलांग लगाना डूबना ही हुआ ना। तो इसलिए इस तरह से जब शिखा शर्मा का स्कैम बाहर आया कि उन्होंने अपनी एक नेपोटिज्म किया है, नेपोटिज्म मींस अपने परिवार के लोगों को एडवांटेज देना अपनी पोजीशन का, दैट इज कॉल्ड नेपोटिज्म। तो यहाँ पे नेपोटिज्म हुआ तो शिखा शर्मा पे कार्रवाई की गई, उन्हें उनके पद से तुरंत बाहर किया गया, और साथ ही साथ में जो उनको सैलरी दी गई कुछ सालों से, सीईओ, सारी सैलरी वापस मांगी गई। इनकी सीईओ की सैलरी बहुत होती है, मालूम आपको? मैंने कल ही एक जिक्र किया था किसी क्लास में कि सुंदर पिचाई जो है, जो गूगल के सीईओ हैं, उनकी सालाना सैलरी 2800 करोड़ रुपए है। 2800 करोड़ रुपए उनकी सालाना सैलरी है। तो इतनी ज्यादा पैसे लेते हैं ये काम करने का, और फिर स्कैम भी करते हैं, वो बर्दाश्त नहीं होगा। तो बहुत बड़ा अमाउंट। जो बैंक के एम्प्लॉय होते हैं उनको क्या सैलरी मिलती है? 30,000 रुपए, 50,000 रुपए, 60,000 रुपए सैलरी होती है बैंक एम्प्लॉय की, जो काम कर रहे होते हैं। हाँ, सीईओ तो चलो चला रहा है उसको, वो तो ब्रेनी है ही है, परंतु इतना पैसा उनको देते हैं तो नेचुरली उस पैसे की उनको कदर करनी चाहिए कि कंपनी इतना पैसा दे रही है तो हम स्कैम तो ना करें कम से कम। स्कैम किया, इनके पद से निकाल दिया गया और इनकी सैलरी वापस मांगी गई। इसकी सैलरी जो दी गई थी ना, इसकी सैलरीज वापस मांगी गई आरबीआई के द्वारा कि सैलरी वापस करो।
और ये इकलौता सेक्टर है जहां पे आप किसी इंप्लॉय को दी गई सैलरी वापस मांग सकते हैं यदि वो करप्शन या कोई स्कैम करते हैं, एंड इसे कहते हैं क्लॉ बैक। पैसे को जैसे ना जो पंजा मारता है चीता, वैसे पंजा मारना, किला पैसे ला वापस ला, कॉलर पकड़कर तेरी ऐसी तैसी पैसे वापस निकाल दो, राइट। तो वैसी वाली बात होती है कि हमें उनको पैसे दिए। बचपन में ही होता है जैसे आपने किसी के यहाँ कोई मिठाई खा ली थी और जब वो आपके यहाँ आया तो आपने उसे नहीं दिया, उसने आपको गर्दन से पकड़ लिया कि मेरी मिठाई निकाल। हाँ हाँ, तो पार्टी दी, हाँ हाँ, तूने नहीं दिया, निकाल, इस तरह से। तो इनकी सैलरी इनसे वापस मांग ली जाती है और इस प्रोसेस को बोलते हैं क्लॉ बैक। बैंकिंग में ऐसा होता है, सीईओ की सैलरी वापस मांग सकते हैं वापस, अगर आप सीईओ हैं तो। नाउ इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है वो है लोन टू वैल्यू रेशियो। लोन टू वैल्यू रेशियो, लोन टू वैल्यू, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लोन टू वैल्यू, LOAN, लोन टू वैल्यू रेशियो। लोन टू वैल्यू रेशियो ही क्या चीज हुई? तो सिंपल टर्म्स में देखें तो लोन बटा कर दो आप वैल्यू को, तो ये रेशियो निकल आएगी, है ना? ऐसे ही होता है ना, आप तो मैथ्स जानते हैं। अब लोन टू वैल्यू रेशियो मींस लोन कितना है और वैल्यू कितनी है। लोन शब्द को तो आप जानते हैं, शायद आप वैल्यू को नहीं जानते कि हाँ वैल्यू का मतलब क्या है। उदाहरण के तौर पे सपोज ये आदमी जो है वो अक्षय कुमार है, अकी, मिस्टर खिलाड़ी, ये हैं, इनको एक फिल्म बनानी है, इनका मन कर रहा है कि मैं एक फिल्म बनाऊं, एक बढ़िया सी फिल्म बनाऊं, परंतु फिल्म बनाने के लिए जो पैसा चाहिए उतना पैसा इनके पास नहीं है। एक अच्छी फिल्म बनाना चाहते हैं, एक ड्रीम फिल्म। तो अक्षय कुमार अब जाते हैं बैंक के पास कि मुझे कर्जा चाहिए। तो अक्षय कुमार बैंक के पास जाते हैं कर्जा लेने के लिए। अब आप जानते हैं बैंक में जब भी आप कर्जा लेते हैं तो आप अपनी संपत्ति को गिरवी रखते हैं कि ये मेरी संपत्ति है, अगर वापस पैसा नहीं दे पाया तो आप इसको जब्त कर लेना। तो इसने ट्विंकन को बोला, मिसेस फनी बोन को, कि अपनी ज्वेलरी दे। तो 1 लाख की जो है ज्वेलरी उसने उससे मांगने की हिम्मत की और मांग भी ली, राइट। अब अक्षय कुमार ये ज्वेलरी को लेके जाते हैं बैंक के पास कि ये रखो और इसके बदले में मेरे को लोन दे दो। और गोल्ड की ज्वेलरी की कीमत कितनी है? 1 लाख। अब इस सिचुएशन में क्या बैंक उसे पूरा 1 लाख रुपए का कर्जा दे देगा? नहीं, पूरे का नहीं देता है। तो कितने का देता है? 75% देता है। अब देखिएगा, नॉर्मली लोन टू वैल्यू मीन्स LTV रेशियो जो है वो 75% है। इसका अर्थ क्या हुआ कि अगर 1 लाख रुपए का वैल्यू आपने बैंक के पास रखा है गिरवी, तो आपको मिलेंगे कितना पैसा? 75,000 आपको मिलेगा। उसे बोलते हैं लोन टू वैल्यू रेशियो, दैट इज 75%। सारा नहीं देता वो, सारा नहीं देता, 75% देता है, राइट। तो अक्षय कुमार को कितना पैसा मिल गया? इमेजिन कर लो, 75,000 है। मैं इसे करोड़ भी कह सकता था, और फिलहाल इमेजिन करो कि 1 लाख रुपए बहुत सारा पैसा है, बहुत ही सारा पैसा, 1 लाख रुपए, ऐसे इमेजिन कर लो। और 75,000 इसको मिल गया, अभी फिल्म बनाने जा रहा है, उस पैसे से फिल्म बनाएगा। अब फिल्म में काफी खर्चा होता है,
है ना? फ़िल्म में काफ़ी खर्चा होता है फ़िल्म बनाने के लिए। फ़िल्म बनाने के लिए व्हाट डू यू रिक्वायर? क्या-क्या चाहिए आपको? एक तो फ़िल्म स्क्रिप्ट लिखने वाले राइटर चाहिए, उसके बाद फिर ये पूरी कास्ट जिसमें एक्टर, एक्ट्रेसेस सारे आते हैं, सपोर्टिंग एक्टर सारे ये विलेन वगैरह जितने भी हैं सारे उसमें शामिल होंगे। सिंगर शामिल होंगे, म्यूज़िक डायरेक्टर्स में शामिल होंगे। इसके अलावा और कौन लोग आते हैं फ़िल्म बनाने के लिए? हाँ जी, हाँ जी, साउंड रिकॉर्डिंग, मिक्सिंग है, स्टंटमैन हैं, स्टंट परफ़ॉर्म करेंगे वो और बाद में वो टेंट वेंट लगाने वाले, सेट बनाने वाले, सेट को तैयार करना है, स्टेज तैयार करनी है, तो ऐसे-ऐसे लोग भी चाहिए होते हैं। वहाँ पावर भी देनी है, इलेक्ट्रीशियन भी चाहिए वहाँ पर। फिर वहाँ पे किसी को जूस देना है, किसी हीरोइन को जो है वो कोई सामान पकड़ाना है, हीरो वहाँ खड़ा है, उसको हवा देनी है पंखे से, तो ऐसे लोग चाहिए होते हैं साथ में। सपोर्ट बॉय कहते हैं इसको। तो बहुत सारे लोग चाहिए। लगभग आप कह सकते हैं कि कोई 150 के करीब लोग चाहिए होते हैं फ़िल्म को तैयार करने के लिए, 150 के आस-पास से लोग चाहिए होते हैं। हाँ, डांसर पीछे, नाचते हीरो के पीछे 15-20 लोग। वो भी जो सपोर्ट में हाँ जी, कोरियोग्राफर हाँ, ये भी चाहिए, उनको भी लेना पड़ेगा। बहुत खर्चा होता है, बहुत खर्चा होता है। मगर इसका ड्रीम था कि मैं जो है बढ़िया-सी मूवी बनाऊँ और 75,000 मिला। तो उसने कहा जी थोड़ा और नहीं मिल सकता है? तो उन्होंने कहा नहीं-नहीं, आरबीआई का ऑर्डर है कि 75 ही देना है। दैट इज़ लोन टू वैल्यू रेशियो क्या होनी चाहिए? 75। अक्षय कुमार गिड़ रहा देखो मैंने अच्छी-सी मूवी बनानी थी, मैंने रोहित शेट्टी की तरह गाड़ियाँ उड़ानी थी, थोड़ा और पैसा दे दो, तो कहते नहीं, नहीं भई ये रूल है हम नहीं कर सकते हैं ऐसा। परंतु अब सिचुएशन क्या हो रखी है कि मान लो प्याज जो है वो ₹5 किलो मिल रहा है, जो प्याज है। प्याज ₹5 किलो है और किसान सुसाइड कर रहा है। जो किसान है, वो क्या कर रहा है? आत्महत्या कर रहा है। क्यों? क्यों कर आत्महत्या ये? भई ₹5 प्याज बिकेगा तो आत्महत्या नहीं करे तो क्या करें? डांस करें। ऐसी सिचुएशन के अंदर किसान मर रहा है, इसको बचाना चाहिए। कैसे बचाएँ? प्याज के दाम को थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, पर कैसे बढ़ाएँ? कोई कानून लाएँ कि कोई भी आदमी अगर 50 से नीचे पैसा देगा तो उसको धुआँ-धुआँ कर देंगे, ऐसा कर देंगे कोई ऑर्डर आएगा ऐसा क्या? कि इतने इससे पैसा देना पड़ेगा। कई बार किसान लोग ऐसा कहते हैं कि कानून लेके आओ, कि कोई भी आदमी अगर इससे कम पैसा देगा तो उसे जेल में डालना है। क्या ये मुमकिन है ऐसा? कि एक ऐसा रूल बना दें कितना देना पड़ेगा बस, इससे नीचे दिया तुम पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो कानूनी कार्रवाई कैसे की जाएगी फिर? कौन देखने आएगा उनको कि तूने कितना पैसा दिया उस चीज़ का? मुश्किल काम है कि नहीं है? ये माने ये तो इम्प्लीमेंटेशन के लायक ही नहीं है। इमोशनल होके किसान बेचारे ऐसा बोलते हैं कि हमें दाम प्रॉपर मिल जाए, हम दुखी हो चुके हैं, हम मर रहे हैं। ऐसा रूल बनाओ कि प्याज ₹20 कम किलो बिके ही नहीं। इतने नीचे तो आए ही नहीं। तो वो रूल बनाना थोड़ा-सा मुश्किल है कि इसे लागू कैसे करना है ज़मीन पर। फिर वही इंस्पेक्टर और ये जो थानेदार ये लोग होंगे आ जाएँगे सब्ज़ी के दुकान के पास और लोगों को जो पीटते मिलेंगे कि ना दे ₹10 दिए तेरी ऐसी-तैसी साले। इनको तो पीटने का मौका मिल जाएगा लोगों को। तो अननेसेसरी रक़्स क्रिएट होगा मार्केट के अंदर। एक मूवी थी राजा बाबू, तो उसमें वो जो ईरानी है, इंस्पेक्टर और वो कहीं वो उठा लेता है, काजू उठा रहा है वहाँ से, ये पैक कर दे, इतना धनिया पैक कर दे, इतना दाल पैक कर दे और बोलता है मैं ऐसे ले जाऊँगा। दुकानदार कहता है सर पैसे? तो कहता है तुम्हारे मैंने सुना है कि दुकान में मिलावट होती है। मैं खाऊँगा, पकाऊँगा, चखूँगा फिर आऊँगा तेरे पास। अगर ठीक हुए तो तेरे ऊपर कार्रवाई नहीं करूँगा। देखिए ज़रा क्या हो रहा है। ये ज़माना था एक जब इनके पास बहुत एक्सेसिव पावर थी। ऐसा करना मीन्स इन लोगों को ओवर पावर कर देना, ये जो पुलिस लोग हैं, इनको ओवर पावर कर देना। तो इसलिए ऐसा तो हो नहीं सकता है तो फिर तरीका क्या होगा डिमांड को बढ़ाओ। डिमांड बढ़ाओ, डिमांड कैसे बढ़ती है? लोगों की जेब में एक्सेसिव पैसा डालो, एक्सेसिव पैसा, ज़्यादा पैसा डालो। तो उस सिचुएशन में आरबीआई काफ़ी कुछ चीज़ें करता है जो हम पढ़ रहे हैं काफ़ी टाइम से। सीआरआर कम कर देता है ना? रेपो रेट कम कर मालूम है आप लोगों को? कम कर देता है। तो अब इस सिचुएशन में ये एक और चीज़ कर सकता है कि लोन टू वैल्यू रेशियो बढ़ा देगा। जब लोन टू वैल्यू रेशियो पहले 75% थी, अगर वो 90% कर दे बैंक, आरबीआई कर दे 90%, तो अब अक्षय कुमार को कितना मिलेगा 1 लाख के ऊपर? 90,000 आ गया एक्स्ट्रा पैसा। वो गाड़ियाँ उड़ाएगा अब, यहाँ से वहाँ। प्लस जहाँ हीरो के बगल में डांस करने वाले 10 लोग थे, अब 30 लोग रखेगा पीछे डांस करने वाले। बात है कि नहीं है? तो ये ज़्यादा पैसा खर्च करेगा,
जहां 10 थे डांस करने वाले पीछे उसके, अब 30 है, तो 30 लोग खाना भी तो खाएंगे ना डांस करके, राइट? नहीं खाएंगे खाना क्या? डांस करने के बाद क्या मन करता है? खाना खाने का। चलिए, अभी खाना खाएंगे तो खाने में क्या खाएंगे? जो भी खाएं प्याज तो लगेगा ना उसके अंदर, राइट? तो प्याज की डिमांड बढ़ जाएगी। प्याज की डिमांड बढ़ेगी तो प्याज 5 का 15 हो जाएगा, 25 हो सकता है, 50 भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन कितना प्याज डाल रहे हैं ये प्याज काट के। ये कोई डायलॉग नहीं उसमें, कोई फिल्म में कहता है। तो एक बात तो साफ आती है यहाँ से कि अगर एक्सेसिव आप कंजप्शन करोगे तो उसके दाम जो है वो बढ़ जाएंगे। तो किसान जो आत्महत्या कर रहा था उसकी आत्महत्या रुक गई जब अक्षय कुमार ने गाड़ी उड़ाना शुरू कर दिया। एक गाड़ी यहाँ से आ रही है, दूसरी गाड़ी टकरा रही है, धड़ाम धड़म हो रहा है, चलते गाड़ी से संगम उतर रहा है बाहर, राइट? और वो कर रहा है, तो इस तरीके से आप खर्चे ज्यादा करते हैं। और जहां डांस करने वाले 10 ही थे, आपने वहां डांस के लिए 30-35 लोग कर दिए। अच्छा शॉट आया, पूरी होता है कई फिल्मों में, कई फिल्मों में डांस करने वाले हीरो के पीछे 4 लोग होते हैं। अर्थी कंधा देने वाले 4 लोग होते हैं, वही होते हैं 4 उसके पीछे। मैंने फिल्म का बजट कम है, सच में कह रहा हूँ। पर जो लग्जूरियस फिल्में होती हैं, जैसे करण जौहर की कोई फिल्म आ गई, लग्जूरियस फिल्में, या एक और हैं दाढ़ी वाले अंकल, क्या नाम उनका? नहीं नहीं, वो राजामौली नहीं, एक और है जो जिसने ये देवदास फिल्म बनाई, संजय लीला भंसाली, राइट? इसी कई और फिल्में हैं, बहुत सारी इसकी ऐसी फिल्में हैं जिसमें बहुत खर्चा करते हैं ये तो 2-2 लाख 10 लाख की साड़ियां बनाते हैं हीरोइन को, 10 लाख की साड़ियां, ऐसा खर्चा करता आदमी वो, राइट? और खुद फकीर बन के रहता है। देखिए ना उसको शक्ल से तो खुद फकीर दिखता है, पर खर्चे बहुत ज्यादा, कर्टेन लंबे में कर्टेन होंगे। आपने कभी इसकी फिल्म देखी है? लेट मी टेल यू वन, दिस इज वाजीराव मस्तानी। देखिए आपने तो कितना खर्चा करता है उस सेट के ऊपर वो, जब सीन आते हैं उसके तो कितना खर्चा करता है। तो ये पहले से शौकीन है कि फिल्म का जो सेट हो मस्ट बी वेरी वेरी कॉस्टली, तो ये खर्चे बहुत करते हैं। तो अगर ऐसा कुछ करना है तो नेचुरली फिर आपको ज्यादा लोग चाहिए। तो आई थिंक ऐसी कई फिल्में हैं, देवदास ने देखी, जो ये माधुरी और क्या नाम है दूसरा, ऐश्वर्या, उनके पीछे कितनी डांस कर रही होती हैं, देखा आपने? 25-30 गर्ल्स डांस कर रही होती है पीछे, पूरा ऊपर से सेट से कैमरा उड़ के आता है ऐसे उनके ऊपर, 50 लोग डांस पीछे कर रहे हैं। इतना सारा आपको अगर बंदे चाहिए, डांसर चाहिए, तो नेचुरली फिर उनको वहां का खर्चा बढ़ जाएगा ना। तो नेचुरली लोग ज्यादा बढ़ेंगे तो खाना वो ज्यादा खाएंगे ना, तो खाना ज्यादा खाएंगे तो नेचुरली जो है वो। अब आप कहेंगे कि प्याज के साथ कैसे जोड़ रहे हैं आप इन सब चीजों को, तो जोड़िए, जोड़ना पड़ेगा आप लोगों को, क्योंकि खर्चा जब भी हम करते हैं किसी चीज के ऊपर तो नेचुरली जो है वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाती है। ट्रू कि नहीं है? कोई आदमी कहीं पार्टी दे रहा है, कोई कहीं लंगर लगा रहा है, कुछ खर्चा कर रहा है वो, तो नेचुरली वो प्याज तो यूज करेगा ना। अगर आदमी बोले कि नहीं नहीं पार्टी नहीं देंगे, लंगर नहीं लगाएंगे, जगराता नहीं करेंगे, तो फिर प्याज कहाँ बिकेगा ज्यादा? तो इसलिए कुछ हद तक लोगों के पास एक्सेसिव मनी जाना चाहिए जिससे वो इस तरह की चीजें कर सके। अब कई लोग हैं जो कॉल सेंटर जॉब करते हैं और यूज करते हैं इस चीज का, क्रेडिट कार्ड का यूज करते हैं, राइट? पैसे जेब में नहीं है, पर पार्टी देनी है, लग्जूरियस पार्टी देनी है, 10,000 की पेमेंट कर दी किसी रेस्टोरेंट में जाकर, 4 बंदों को खाना खिला दिया, जो भी हो कर्जा लेके पार्टी कराई ना, तो लोन लिया पार्टी कराई। और कई लोग लोन लेके पार्टी कराते हैं, कुछ लोग लेते हैं क्रेडिट कार्ड से जो स्मार्ट हैं, कुछ लोग उधार मांगते हैं आके 10:30 बजे, मेरा एक्सीडेंट हो गया है, मैं मरने वाला हूँ, 500 रुपए चाहिए। अरे तेरी 500 की जान बचाएगा क्या? तेरी जान 500 रुपए बचा सकता है क्या? कमान। तो कई लोग ऐसे होते हैं जो इनोसेंटली ऐसे ऐसे मैसेज आपको कर देते हैं कि जो है वो मेरे को 500 रुपए चाहिए। आपका एक्सपीरियंस ऐसा नहीं होगा, कई लोग ऐसा कर देते हैं पार्टी देने मात्र के लिए। कितना चाहिए बजट? 2500 रुपए लगेंगे। कहीं किसी सेक्टर में चंडीगढ़ घुसे होते हैं, चंडीगढ़ में, तो यार 500 उससे मांगते हैं, 500 इससे मांगते हैं, 500 तेरे पास हैं क्या? 500 हो गया जुगाड़, देख तेरा भाई क्या करता है। ये इनका ऐसा स्टाइल होता है। तो फिर देखते हैं कि कौन ऐसे लोग हैं जो दिखने में मासूम हैं, अकल से अंधे हैं, राइट? ऐसे लोगों को मैसेज करते हैं, तो वो फिर जो है मैसेज छाप देते हैं 10:30 बजे, 11:45 बजे, इवन कॉल तक कर देते हैं कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आ गए हो भाई। तो बंदा पहले से डर जाता है, क्या प्रॉब्लम हो गई? तो कहता है कि मतलब मेरा एक्सीडेंट हो गया हुआ है बाइक का, और मैं बगल के हॉस्पिटल में हूँ, थोड़े पैसे कम पड़ रहे हैं मेरे पास।
फिर आप कहते कितने पैसे कम पड़ रहे हैं, 500 रुपये कम पड़ रहे हैं, तो क्या ट्रांसफर कर सकते हो? फिर उनको ट्रांसफर कर देते हैं पैसे, फिर आपका हाल चाल भी नहीं पूछते, उसके बाद फिर उनको आपको फोन नहीं कर सकते हैं, राइट? तो इस 500 में छोटा अमाउंट कह रहा हूँ कि वो ज्यादा ही मांग लेते हैं इस तरह से। तो कुछ समय तक लगभग 1-2 साल आई रियलाइज दैट कि ये कुछ एक कैटेगरी के लोग हैं जो बेशर्म है, लाइक गाड़ी किस्तें भरनी है उसके लिए पैसे मांग लेंगे, ऐसे ही बाइक की ले ली ना, जैसे मान लो सस्ती बाइक लो, बुलेट क्यों लेनी है, राइट? स्प्लेंडर लो, जब तेल की आपूर्ति नहीं हो पा रही है तो, बस है कि नहीं है? जितनी चादर उतने पैर पसारो, ये शौक क्यों कि जीवन क्यों जी रहे हो जब आपके पास नहीं है कैपेबिलिटी? तो उसके लिए फिर मांग लेते हैं। देयर आर सो मेनी थिंग्स। तो जब भी मुझे मैसेज आता है तो मैं तुरंत रिप्लाई नहीं करता हूँ। ये मेरा नियम, मैं इसमें सख्त हो गया हूँ कि जब भी किसी का मैसेज आए तुरंत रिप्लाई नहीं करना चाहिए। जैसे मैसेज आया कि एक प्रॉब्लम आ गई है, नहीं करना रिप्लाई। प्रॉब्लम आई होती तो तुम फोन करते ना, ऐसे तो डायरेक्टली फोन नहीं करते, मैसेज करते हैं सिंपैथी गेन करने के लिए, पहले सिंपैथी गेन करने के लिए। और कई लोग ऐसे बेशर्म है, प्लास्टर डाल देते हैं ऐसे हाथ को, ऐसे दिखाते हैं, फिर देखो हाथ टूट गया हुआ है, फेक। तो जो भी है, परंतु क्रेडिट कार्ड से भी काफी लोग या उधार लेके भी कई लोग जो है वो पार्टियां करवाते हैं, ये फैक्ट है। यदि अक्षय कुमार को थोड़ा पैसा और मिल जाएगा तो अक्षय कुमार उन सबको थोड़ा खुश रखेगा ना, और लोग ले आएगा सेट के ऊपर, सबको अच्छी पेमेंट भी करना चाहेगा कि भाई बेस्ट काम होना चाहिए, बेस्ट काम, पेमेंट की कमी नहीं है, खाना वाना अच्छा खिलाएंगे, काम बढ़िया होना चाहिए। भाई आप लोगों को भी जब अपने यहाँ पे कोई अच्छा काम करवाना होता है, क्या बोलते हैं आप? खाना बढ़िया मिलेगा, बड़ी से सुलाएंगे तुम्हें, यहाँ पर काम ठीक से होना चाहिए। अच्छा पता कि नहीं, मतलब नीचे बजरी डालनी है, खाओ खाना जो बना हुआ है, वो स्किलफुल काम है ही नहीं है, राइट है कि नहीं है? जब आपको लगता है कि यार ये काम जो है बड़ा फर्स्ट क्लास होना चाहिए, तो आदमी का दिमाग डिस्ट्रैक्ट ना हो बिल्कुल भी, तो उसे आप खुश करिए, सुबह अच्छे से उसको ब्रेकफास्ट लेके आइए, लंच बिल्कुल बढ़िया बन रहा है, और इज्जत से बोलिए कि आइए हाथ पैर धो लीजिए और खाना लग चुका है। ऐसी चीजें करनी पड़ती है जब बढ़िया चीजें आते हैं तो। एंड दैट इज वाई जब भी आप ऐसी फिल्म बनाना चाहेंगे जो बहुत जब बड़े बजट की हो, तो नेचुरली आप उनकी सेवा प्रॉपर तरीके से करते हैं, उनकी सेवा में नेचुरली खाना वाना पीना चलेगा ना इसके अंदर। एंड दैट इज वाई शायद आप किसान की त्रासदी को दूर कर सकते हैं। तो काफी लंबी बात कह दी, मगर एक बात जान जाइए आप कि लोन टू वैल्यू रेशियो का मतलब क्या है कि लोन बटा वैल्यू। जब भी आप बैंक में कोई संपत्ति रख कर कर्जा लेते हैं तो संपत्ति का आपको अप्रोक्सीमेटली 75% ही लोन मिलता है, मीन्स 1 लाख पे 75,000। और जब आरबीआई चाहे तो इसे ये बढ़ा सकता है, घटा भी सकता है। कब बढ़ाएगा? जब बाजार में मंदी का माहौल है तो बढ़ाएगा, और जब बाजार में महंगाई आ रखी है बहुत ज्यादा तो इसे घटा देगा। 75% का 70 कर देगा, 70 का 65 कर देगा। बात है कि नहीं है? तो ये इंस्ट्रूमेंट भी इसके पास है, लोन टू वैल्यू रेशियो का। ठीक है जी। तो इस तरह से किसान जो है वो की जो समस्या है वो सॉल्व हो जाएगी। अब है नेक्स्ट हमारे पास है क्रेडिट रैशनिंग। ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। व्हाट इज क्रेडिट? जैसे मैंने कहा ना क्रेडिट कार्ड, आपके अकॉर्डिंग व्हाट इज क्रेडिट अकॉर्डिंग टू? व्हाट इज क्रेडिट? लोन, ठीक है जी। क्रेडिट रैशनिंग, RATIONING। सो क्रेडिट रैशनिंग। सो क्रेडिट रैशनिंग क्या चीज है? रैशनलाइजेशन क्या होता है? उन्हें जांचना परखना। एंड व्हाट इज क्रेडिट? मींस लोन या उधार। अब कुछ सालों से एग्जाम में प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि जो ये क्रेडिट रैशनिंग की स्कीम है ये कौन से देश से शुरू हुई थी? तो रूस या रशिया से ही शुरू हुई थी। इन्होंने इसे स्टार्ट किया था क्रेडिट रैशनिंग की स्कीम को। इसमें क्या था, इसके अंदर क्या था? जैसे मान लो एक आदमी जो है वो लोन लेने आ रहा है बैंक के अंदर, तो अब वो लोन किसी भी अमाउंट का हो सकता है, 2 लाख का, 10 लाख का, 5 लाख का। यदि आपका बच्चा जो है वो सिंपली बीए या बीएससी करना चाहता है किसी प्राइवेट कॉलेज से, तो उसकी फीस क्या होगी, कब होगी? यदि वही इंजीनियरिंग और मेडिसिन पढ़ना चाहता है तो उसकी फीस क्या होगी, ज्यादा होगी। तो नेचुरली कोर्स कौन सा ज्वाइन किया उसके हिसाब से क्या होगी, फीस होगी।
तो आपने कोर्स थोड़ा छोटा वाला ज्वाइन किया जिसकी फीस कम होती है, तो नेचुरली आपको लोन की रिक्वायरमेंट कम होगी। यानी कोई बड़ा कोर्स लिया तो लोन की रिक्वायरमेंट ज्यादा हो जाएगी। तो एक व्यक्ति का लोन का रिक्वायरमेंट उसकी डिमांड पे निर्भर करता है, उसे क्या करना है, बच्चे को कहाँ भेजना है। यदि किसी बच्चे को भेजेगा किसी बहुत महंगे प्राइवेट कॉलेज में, तो लोन ज्यादा चाहिए। जैसे दिल्ली में एक यूनिवर्सिटी है, एमईटी यूनिवर्सिटी, और पंजाब में है दिस एलपीयू। इनकी फीस ये बहुत बड़े कॉम्प्लेक्स हैं। जब यहाँ जाते हैं तो इनकी बिल्डिंग बहुत चकाचक है, बहुत बड़ी कॉम्प्लेक्स है। वहीं स्विमिंग पूल भी है, स्टूडेंट दिन में क्लास नहीं करके नहाते हैं। देयर आर सो मेनी थिंग्स, पढ़ाई नहीं होती, राइट? तो बहुत चिल करते हैं, मने क्रिकेट के स्टेडियम अंदर हैं और सिंगर बड़ी-बड़ी ऐसे गाने आते हैं वहाँ पर। हाँ, अच्छा पढ़ाया नहीं जाता, ये नियम है वहाँ का। जब भी आप एलपीयू किसी उत्पाद को देखेंगे, तो वो उत्पाद अपने आप में नज़र आ जाता है कि क्या ये करके आया वहाँ पर। तो जो बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, वहाँ पे एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन ली जाती है, उनको एंटर करवाने के लिए। और जो कहे कि फ़ीस ज़्यादा दो और आ जाओ तो मीन्स रईस हैं या लोन ले सकते हैं, किडनी बेच सकते हैं, तो पहुँच जाइए वहाँ पर, राइट? तो कोई कोई पैरामीटर तो है नहीं है। यदि किसी व्यक्ति को सिर्फ़ पैसे के दम पे एडमिशन दे दी जाएगी, तो वहाँ का स्तर फिर कैसा होगा? दिस इज़ हाउ इट इज़। तो इसलिए लोन की रिक्वायरमेंट डिपेंड करती है कि आप अपने बच्चे को किस यूनिवर्सिटी में डालना चाहते हैं। वो महँगी है या सस्ती वाली है? और अगर महँगी है, तो लोन ज़्यादा, सस्ती है तो लोन की रिक्वायरमेंट कम। परंतु जो क्रेडिट रैशनिंग है, उसमें रूल्स ने एक बार क्या करा कि जो लोन की रिक्वायरमेंट है, उस पर सीमा लगा देंगे कि एजुकेशन लोन लेना है, 10 लाख से ऊपर देंगे ही नहीं तुम्हें लोन। या कोई होम लोन लेना है, 3 लाख से ऊपर लोन देंगे नहीं, सीलिंग लगा देना, सीलिंग। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल सपोज होम लोन जो है मिलेगा सिर्फ 4 लाख का, इससे ऊपर नहीं देंगे। या फिर एजुकेशन लोन देंगे मैक्सिमम 10 लाख का, इसके ऊपर नहीं देंगे। 10 लाख का, तो ये क्या हुए, मैक्सिमम आपने लिमिट लगा दी कि इसके ऊपर देंगे नहीं। तो नेचुरली रिक्वायरमेंट है आपको 6 लाख की, घर के लिए आप ले रहे हैं सिर्फ कितना, 4 लाख। तो कंजूसी करेंगे ना कि ये काम करते हैं, किचन फिलहाल आगे, टाइल्स अगले साल डालेंगे, अभी ऐसा नहीं करते हैं, राइट? और जो एजुकेशन लोन होगा कम मिलेगा, तो उसे बोलेंगे कि फिलहाल तू जो है वो ये फलना कोर्स ना कर, ये वाला कोर्स कर ले जो थोड़ा सस्ते में है। ट्रू कि नहीं है? अब देखिए, मैं अगर इसमें करूं कि अगर मान लो कि इस स्कीम के जरिए, क्रेडिट रैशनिंग के जरिए, अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होम लोन की स्कीम को बढ़ा देता है कि 4 लाख का नहीं, दे दो 40 लाख का लोन इसको, राइट? तो क्या होगा? तो उस आदमी की किडनी में कुछ हलचल होगी। अभी कुछ करता हूं मैं, बताता हूं लोगों को कि मैं क्या चीज हूं। 40 लाख का लोन ले लेगा और जहां डालनी थी 1 मंजिल, वहां डाल देगा वो 2 मंजिल का मकान। ठीक है जी? जोश में आ गया। हाउ इज दिस जोश? हाई सर। तो इसको जोश आ गया 40 लाख का लोन लेकर, है कि नहीं है? एकदम उसके फेफड़े फूल जाएंगे कि अब देखो मैं क्या करता हूँ। तो 1 मंजिल का उसका बनाने का प्लान था, चूंकि पैसे ज्यादा हैं तो उसने 2 मंजिल का प्लान कर लिया। बस क्या करने के लिए, जोश में दिखाने के लिए कि देखो मैंने मैंने क्या अचीव कर लिया। तो इस तरीके से अगर 2 मंजिल का मकान बनेगा तो सीमेंट पिछले मुकाबले ज्यादा यूज होगा ना, 1 मंजिल के मुकाबले 2 मंजिल में। इवन सीमेंट या स्टील क्या होगा, ज्यादा यूज होगा। स्टील है या सरिया है, कुछ भी है, क्या होगा, ज्यादा यूज होगा। तो मीन्स अगर मंदी थी सीमेंट के बाजार में या स्टील के बाजार में मंदी थी इस इंडस्ट्री में, या पेंट के उसमें मंदी थी, या जो भी ऐसा ऐसा, मैंने एक घर को बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ईंट, सीमेंट, स्टील, ये सारे पेंट इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? और यहाँ मंदी थी तो क्या करेगा आरबीआई, थ्रू इट्स फंक्शन एज क्रेडिट रैशनिंग, वो लोन के अमाउंट को बढ़ा देगा कि मैक्सिमम लोन आप इतना ले सकते हैं। तो फिर ये बहुत सारा लोन लेकर जो है वो ज़्यादा सीमेंट, ज़्यादा स्टील ले लेगा और पूरी उम्र जो है वो किस्तें भरता रहेगा इसकी। अच्छा, इंसान का जन्म क्यों हुआ है? आप बता सकते हैं? ह्यूमन बीइंग का जन्म क्यों हुआ है? तो कोई बोले भगवान को याद करने के लिए,
उनकी पूजा करने के लिए। ये धार्मिक आंसर हो गया। इकोनॉमिक आंसर क्या है किस्तें भरने के लिए, राइट? ये इकोनॉमिक आंसर हो गया, राइट? और अगर आप इन दोनों अप्रोच को नहीं मानते तो तीसरा अप्रोच क्या होगी? आदमी क्यों आया है? फिर एनिमलिस्टिक अप्रोच है, खाना खाने आया है, राइट? और सच में क्या है उसके अलावा? खाना खाना ही तो इम्पोर्टेंट है ना। बाकी एक अच्छा घर हो, छोटा हो, सोफा छोटा, सोफा बड़ा है, खुश तो आप तब भी रह सकते हैं। खाना नहीं है तो आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो सर्वाइवल टेंडेंसीज देखेंगे तो आदमी खाना खाने आया, अच्छा खाना खाना चाहिए। और इकोनॉमिकल पर्पस से देखेंगे तो किस्तें भरने आया है। जिस दिन किस्तें खत्म, मौत सामने खड़ी होती है। पहले वो लेगा किस्तें घर के लिए, लेगा बच्चों की पढ़ाई के लिए, फिर जब वो सब हो जाएंगी फिर लेगा, फिर उसके फेफड़े में कुछ हलचल हो जाएगी, गाड़ी लेनी है, फलने ले ली, वो गाड़ी ले लेगा, राइट? उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ऐसा हो पाएगा कि अब मेरा अंत नजदीक है और किस्तें भी क्या है मेरी अब खत्म है, अब मैं चैन से मर सकता हूँ। तो आए किस लिए थे? चैन से मरने, किस्तें भरने के लिए। तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि आज की डेट की दुनिया 2023 का जो भारत है, उसका हर व्यक्ति, लगभग मेरे ख्याल से हर व्यक्ति जो है वो इसलिए जी रहा है कि अगले महीने किस्त भरनी है, इसलिए जी रहा है कि ये काम करना, किस्त भरनी, काम करना, किस्त भरनी, और उसके 5, 10, 15 साल इसी में धूप छाया, रात दिन, रात दिन, रात दिन, और ऐसे-ऐसे करते एंड लाइफ इज पास्ड ऑन। ट्रू कि नहीं है? तो व्हिच मीन्स जो क्रेडिट रैशनिंग है उसके तहत आरबीआई जो लोन के अमाउंट को बड़ा कर सकता है, छोटा भी कर सकता है। तो आरबीआई लोगों को कंट्रोल कर रहा है, सीधी सी बात है कि लोन सैंक्शन होना था पहले 4 लाख, अब लिमिट बढ़ गई, हो गया 10 लाख। तो आप क्या करेंगे? आप सोचते हैं कोई बात नहीं, बिना लोन ले लेते हैं 10 लाख का, तो क्या हुआ, किस्तें कटाते रहेंगे, राइट? और अभी घर पड़ गया तो बढ़िया बात है, और यही घर 5 साल बाद पड़ा, फिर मजा है क्या उस चीज का? तब फिर वो दिन भी नहीं रहेंगे, तो अभी डाल लेते हैं एंड जो आप पैसा जो है लेकर आ जाएंगे। यदि लोन नहीं मिलता फिर आप फिर समझाएंगे कि बिना कोई दिक्कत नहीं है जो लोन है 4 लाख, संतुष्टि काफी इंपॉर्टेंट है। आपकी स्पीच लगातार बदलती जाती है। आरबीआई डिसाइड करता है व्हाट टू स्पीक, कि आप घर में कैसे समझाएंगे लोगों को, राइट? जैसे मान लो आपने गाड़ी लेनी है, लोन सैंक्शन नहीं हो रहा बड़ा अमाउंट का, तो आप बोलते हैं कि देखो छोटी गाड़ी अच्छी गाड़ी होती है, बढ़िया होती है, इसमें हाइट कम होती है तो अच्छे टकराती है पत्थरों के साथ, राइट? तो वो बढ़िया है। इट मीन्स कि आप कहीं ना कहीं आरबीआई के द्वारा नियंत्रित हो रहे हैं, हम लोग आरबीआई की तरह नियंत्रित हो रहे हैं, कितना पैसे का हमने क्या खरीदना है। एंड दैट इज वाई अगर आप शादी के लिए भी आप लोन लेने जा रहे हैं, और लोन मैं पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए, शादी के लिए, अगर लोन की लिमिट हो 4 लाख की, तो आप शादी कैसे करवाना चाहेंगे? एक नॉर्मल तरीके से, ठीक है, ज्यादा शो ऑफ अच्छी बात नहीं होती। ये आपकी स्पीच होगी कि लोग हैं खाएंगे, बोलेंगे फलने में नमक कम था, इसमें चटनी नहीं थी, इसमें ये था वो था, मजा नहीं आया। लोग तो यही बोलते हैं बिना, राइट? और इस तरीके से जो है वो, तो इसके बाद क्या होगा? यदि बैंक ने कहा कि नहीं नहीं लिमिट बढ़ गई है, अब 10 लाख हो गई है या 8 लाख हो गई है, तो आप क्या बोलेंगे? शादी तो एक ही बार होनी है, राइट? एक बार ढंग से करो, एक ही बार होती है। स्पीच चेंज। तो स्पीच को चेंज कर कौन रहा है? जैसे इडियट्स में रैंचो ने स्पीच चेंज की थी, किसकी? चतुर की। तो वैसे स्पीच हमारी चेंज कर रहा है लगातार, अपने रेट को, मैंने सॉरी लिमिट को ऊपर नीचे बढ़ाकर। इट मींस सिर्फ रेपो और ये सीआरआर नहीं है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिमांड को ऊपर नीचे करवा सकता है इसके जरिए भी। नाम उसका है क्रेडिट रैशनिंग। और पिछली स्कीम क्या थी? लोन टू वैल्यू रेशियो, उससे भी करवा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे।